हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के मेन एग्जाम के लिए एनआर फिजियो का टॉपिक ब्लड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड के फंक्शंस और जो ब्लड सेल्स होती हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। यदि आपने अभी पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देखें, उसके बाद इसको देखें। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड का दूसरा पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? तो अगर हम बात करें ब्लड प्लाज्मा की, तो ब्लड प्लाज्मा इज ए पेल येलो कलर्ड फ्लूइड। जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है? पेल येलो। कैसा? पेल येलो कलर्ड फ्लूइड है। अगर इसकी बात करें, इट्स टोटल वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 लीटर्स इन एडल्ट्स। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेट एडल्ट्स के अंदर 2.5 से 3 लीटर होता है। प्लाज्मा इज ए 91% वाटर। अब देखो प्लाज्मा किस किस से मिलकर बना होता है, तो प्लाज्मा इज कंसिस्टेंस 91% वाटर एंड 10% सॉल्यूट्स। अब सॉल्यूट्स में क्या आता है आपका, जैसे सच इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्लाज्मा प्रोटीन जैसे फाइब्रोनोजन है, आपकी एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, इनके बारे में पढ़ा था। 10% में वो सॉल्यूशन आते हैं और 91% वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर। एमंग अदर रोल्स, अब इसके अदर रोल क्या हैं? ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स मेंटेन ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं? ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती हैं, विच इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन फ्लूइड एक्सचेंज। और फ्लूइड के एक्सचेंज में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर का कार्य करता है कौन? ब्लड प्लाज्मा। अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स की, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स की बात करें तो द प्रोसेस बाय विच फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड डेवलप्ड इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसके फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड के अंदर डेवलप होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? या तो हीमोपोइसिस बोलो या फिर हीमेटोपोइसिस, या तो हीमोपोइसिस बोलो या हीमेटोपोइसिस बोलो। रेड बोन मेरो इज द प्राइमरी सेंटर ऑफ हीमोपोइसिस। और जो रेड बोन मेरो होती है वो हीमोपोइसिस का प्राइमरी सेंटर होती है इन द लास्ट 3 मंथ्स ऑफ बर्थ एंड थ्रू आउट ऑफ लाइफ। जो कब से कब होता है? लास्ट 3 मंथ ऑफ बर्थ। जैसे कि हम बात करें कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ से बात करते हैं एक चार्ट के तौर पर। तो मल्टी पोटेंशियल इमोबाइटिक स्टेम सेल होती है। क्या होती है? मल्टी पोटेंशियल इमोबाइटिक स्टेम सेल होती है जो कि अन्य सेलों को बनाने में मदद करती है। तो उसे बोलते हैं हम हीमोसाइटोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोब्लास्ट बोलते हैं। अब हीमोसाइटोब्लास्ट से क्या होता है कि 2 तरह की सेल्स बनती हैं। एक तो बनेगी आपकी कॉमन माइलॉइड प्रोगेनिटर, दूसरी कॉमन लिम्फोइड प्रोगेनिटर। 2 प्रकार की सेल्स बनेंगी। अब उनमें से क्या होगा, अगर हम सबसे पहले बात करें कॉमन माइलॉइड प्रोगेनिटर की, तो इनमें सबसे पहले बनेगा आपके, अगर पहले बात करें तो इनमें एक आता है मेगा कैरोसाइट। क्या होता है? मेगा कैरियोसाइट। उस मेगा कैरियोसाइट से ही बनेंगे आपके मेगा कैरियोटिक टिश्यू, और उस मेगा कैरियोटिक टिश्यू से ही आपके बनते हैं थोरम्बोसाइट्स। उस थोरम्बोसाइट से ही बने थोरम्बोप्लास्ट एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। उसके बाद है इरिथ्रोसाइट। ये क्या है? इरिथ्रोसाइट। अब इन इरिथ्रोसाइट को क्या बोलते हैं हम? आरबीसी। क्या बोलते हैं? आरबीसी। उसके बाद आती है मास्ट सेल। उसके बाद माइलोब्लास्ट। क्या दिए? माइलोब्लास्ट बनती है। अब माइलोब्लास्ट के अंदर आपकी जितनी भी डब्ल्यूबीसी हैं वो आती हैं, लिम्फोसाइट को छोड़कर जितनी भी डब्ल्यूबीसी होती हैं वो आती हैं, जैसे कि बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल। अब मोनोसाइट बनेगी। मोनोसाइट से क्या बने? मोनोसाइट क्या है? एक प्रकार की मैक्रोफेज सेल है। क्या है? मैक्रोफेज सेल है। ये तो होगी आपकी आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी के कुछ पार्ट। ठीक है। उसके बाद कॉमन लिम्फोइड प्रोगेनिटर में बात करें तो आपकी एक तो कॉमन लिम्फोइड प्रोगेनिटर में एक तो आपको मिलेगी नेचुरल किलर सेल। क्या मिलेगी? नेचुरल किलर सेल, जिसे लार्जर ग्रेनुअल लिम्फोसाइट। क्या होती है? लार्जर ग्रेनुअल लिम्फोसाइट होती है। उसके बाद मिलेगी आपको स्मॉल लिम्फोसाइट। एक तो नेचुरल किलर सेल और या बोल दो आप ऐसे कि लार्जर ग्रेनुअल लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट। अब स्मॉल लिम्फोसाइट में आपको मिलेगी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में से कौन सी मिलती है प्लाज्मा सेल? कौन सी है? बी लिम्फोसाइट। ये होता है इनके फॉर्मेशन या हीमोपोइसिस का प्रोसेस। ये होता है इनके फॉर्मेशन की प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद आता है आपका टॉपिक ब्लड ग्रुप्स। कौन सा आता है टॉपिक? ब्लड ग्रुप्स। अगर ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो इट इज द रेड ब्लड सेल्स।
दैट डिफाइन विच ब्लड ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स बिलोंग टू। जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? आरबीसी के सेल से डिफाइन करते हैं, आरबीसी के बेसिस पे, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ रेड सेल्स देयर आर मार्कर्स कॉल्ड एंटीजेंस। और जो मार्कर्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स के ऊपर या सरफेस पर जो आपको मार्कर्स मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एंटीजेंस। क्या बोलते हैं? एंटीजेंस। दीज एंटीजेंस आर द की टू आइडेंटिफाइंग ब्लड टाइप्स। और जो एंटीजेंस होते हैं की प्रोडक्ट की तरह कार्य करते हैं ब्लड टाइप्स को आइडेंटिफाई करने में। एंड मस्ट बी मैच इन ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। और जो अब जब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तब इनको क्या किया जाता है? मैच किया जाता है सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। द सरफेस फॉर डिफाइनिंग ब्लड ग्रुप्स इज नॉन एज द एवीओ सिस्टम। किस सिस्टम के द्वारा डिफाइन किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डिफाइनिंग ब्लड ग्रुप्स को? तो एवीओ सिस्टम के द्वारा। किस सिस्टम के द्वारा किया जाता है? एवीओ सिस्टम के द्वारा। इफ एन इंडिविजुअल हैज ब्लड ग्रुप ए, कोई इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तब उसकी बात करें देन दे हैव ए एंटीजन कवरिंग देयर रेड सेल्स। यानी अगर किसी पर्सन या इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी जो आरबीसी की सरफेस होगी, जैसे मैं ये मान लूँ आरबीसी है, तो इसकी सरफेस पर आपको एंटीजन कौन सा मिलेगा? ब्लैक ब्लैक से बना दूं मैं तो एंटीजन मिलेगा ए। कौन सा एंटीजन मिलेगा? ए, ठीक है। ग्रुप बी एच बी एंटीजन ऑन देयर ब्लड सेल्स। अगर मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, क्या है? बी, तो उसके जो आरबीसी की सरफेस होगी, उस पर कौन सा एंटीजन मिलेगा? बी। कौन सा सरफेस एंटीजन मिलेगा? बी। वाइल ग्रुप ओ हैज नाइदर एंटीजन्स। अब मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। क्या है किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप? ओ। तो उस व्यक्ति के जो आरबीसी की सरफेस होगी उस पर ना तो आपको ए एंटीजन मिलेगा और ना ही बी एंटीजन मिलेगा। ओनली क्या मिलेंगे वहाँ पर? एंटीबॉडी, ठीक है। एंड ए बी, ग्रुप ए बी हैज बोथ एंटीजन्स। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, तो उस पर आपको ए एंटीजन भी मिलेगा और बी एंटीजन भी मिलेगा। यानी बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी सेल, ठीक है। ये आपके ब्लड ग्रुप का सिस्टम। अगर किसी व्यक्ति का या किसी इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन मिलेगा? ए। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी सरफेस पर कौन सा एंटीजन मिलेगा? बी। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो कौन सा एंटीजन मिलेगा? कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है, ए बी है, तब कौन सा एंटीजन मिलेगा? ए और बी दोनों, ठीक है। अब बात करें एवीओ सिस्टम में, तो द एवीओ सिस्टम आल्सो कवर्स एंटीबॉडीज। अब जो एवीओ सिस्टम होता है वो हमेशा एंटीबॉडीज को कवर्स करता है। कैसे? इन द प्लाज्मा दैट आर द बॉडी नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट फॉरिजन एंटीजेंस। अब ये क्या करते हैं? एंटीबॉडी जो फॉरिजन एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं उनसे हमें नेचुरल डिफेंस करते हैं, नेचुरल तरीके से डिफेंस करते हैं। सो फॉर एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल कैसे कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप एच ए, कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है, कोई पर्सन है, ऐसे मान लीजिए कोई पर्सन है ये, अब इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए। क्या है ब्लड ग्रुप? ए। तो अगर हम बात करेंगे इस व्यक्ति के प्लाज्मा के अंदर, देखो एंटीजन कहाँ था? आरबीसी की सरफेस पे, लेकिन अगर एंटीबॉडी की पूछ ली तो कहाँ मिलेगा एंटीबॉडी मिलेगा आपको प्लाज्मा के अंदर। कहाँ मिलेगा? प्लाज्मा के अंदर। तो अगर किसी व्यक्ति, जैसे मैंने ये व्यक्ति बना रखा है और इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? ए, तो इसके अगर पूछ ले कि इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आपको इसका एंटीबॉडी मिलेगा आपका बी। क्या मिलेगा? बी एंटीबॉडी, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए और कहा जाए कि कोई व्यक्ति है यानी बी एच एन टी ए, ठीक है। अब कोई कहा जाए आपसे कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, तो ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी कौन सा मिलेगा? बिल्कुल ए मिलेगा। अगर बोल दिया जाए आपसे कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। क्या है? ए बी है, तब कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा? तो ध्यान रखना ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के प्लाज्मा के अंदर आपको कोई भी एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। क्या हो जाए? किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ हो तो आपसे पूछ ले कि उस व्यक्ति के प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडी मिलेंगे, तो उस व्यक्ति के प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी यानी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे। इफ दीज एंटीबॉडीज फाइंड द रॉन्ग ब्लड सेल्स, अगर मान लो रॉन्ग रेड ब्लड सेल्स मिल जाएं
तो क्या होगा, जो एंटीबॉडीज हैं वो रॉन्ग रेड ब्लड सेल में मिल जाए तब क्या होगा, तो दे विल अटैक देम और डिस्ट्रॉय देम। अटैक करेंगे, खुद को ही नष्ट कर देंगे, यानी जो जिसकी रॉन्ग ब्लड सेल्स पे जाएंगे तो उस पर अटैक करेंगे और नष्ट कर देंगे। दैट इज वाई ट्रांसफ्यूजिंग द रॉन्ग ब्लड टू ए पेशेंट कैन बी फेटल। और जो अपन ट्रांसफ्यूजिंग करते हैं तो रॉन्ग ब्लड चढ़ने से व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है इसी कारण की वजह से। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था उसी का ये आपको सारणी बना के दे रखी है, टेबल बना के कि कोई व्यक्ति है उसके मतलब ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा मिलेगा, एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर बात करें कि अगर कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, यानी सभी जगह से ब्लड ले सकता है, तो ध्यान रखना ए बी पॉजिटिव, कौन सा, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति या ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना ओ, और ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति या ओ ब्लड ग्रुप आपका क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। अगर इसमें भी प्लस माइनस पूछे तो ओ माइनस होता है। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने बोला प्लस और यहाँ पे मैंने बोला माइनस। अब ये प्लस और माइनस कहाँ से आ रहे हैं इसको देखते हैं अब हम। देयर इज आल्सो एनदर फैक्टर डी। अब इसके अलावा कोई एक और फैक्टर आता है डी, जिसको टू बी कंसिडर्ड द रीसस फैक्टर आर एच सिस्टम, जिसको किसमें कंसिडर किया जाता है, रीसस फैक्टर आर एच सिस्टम के अंदर। ठीक है, आर एच एंटीजन्स कैन बी प्रेजेंट इन ईच ऑफ द ब्लड ग्रुप्स। आर एच एंटीजन हर एक ब्लड ग्रुप पर प्रेजेंट होते हैं। इफ ए पर्सन एज आर एच एंटीजन ऑन देयर रेड ब्लड सेल्स देन दे आर आर एच पॉजिटिव। अगर मान लो कि व्यक्ति है और उसके रेड ब्लड सेल्स पर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, क्या है, आर एच फैक्टर प्रेजेंट है। इफ दे डू नॉट हैव द आर एच एंटीजन दे आर एच नेगेटिव। अगर कोई व्यक्ति है और उसकी आरबीसी की सतह पर आर एच फैक्टर है, आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, तब तो उसको बोलते हैं प्लस यानी पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव, और प्रेजेंट नहीं है तब बोलते हैं उसको आर एच नेगेटिव। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए, कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो आर एच पॉजिटिव आल्सो नोन एज ए पॉजिटिव। अब समझ में आया कि जो अभी मैंने ए बी प्लस बोला था वो क्यों बोला था और ओ माइनस बोला था वो क्यों बोला था, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पॉजिटिव और एब्सेंट है उसको बोलते हैं नेगेटिव। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए और उसकी आरबीसी की सरफेस पर आर एच फैक्टर पॉजिटिव है यानी आर एच पॉजिटिव है, तब उस ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे, ए पॉजिटिव। वाइल इफ द आर एच इज नेगेटिव मतलब आर एच एब्सेंट है, तब क्या बोलेंगे उसे, ए माइनस। दी सेम अप्लाइज फॉर बी, ए बी और ओ, और इसी प्रकार ये सभी पर अप्लाई होता है। अगला टॉपिक आता है हमारा हीमोस्टेसिस। क्या होता है, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड टॉपिक से। एक तो मैंने अब इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि आप एक तो अगर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर से आपसे एक तो ब्लड के फंक्शंस पूछे जाते हैं, ब्लड के फंक्शंस याद रखना। दूसरे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उनकी परसेंटेज कितनी होती है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं वो याद रखना। और तीसरा ये हीमोस्टेसिस याद रखना। हीमोस्टेसिस इज सीक्वेंस ऑफ रेस्पॉन्सेज। हीमोस्टेसिस क्या है, रेस्पॉन्सेज का सीक्वेंस है। दैट स्टॉप्स ब्लीडिंग, क्या करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। एंड कैन प्रिवेंट हेमरेज फ्रॉम स्मॉलर ब्लड वेसल्स, और ये प्रिवेंट करता है किससे, जो ब्लड वेसल्स, स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती है उनके हेमरेज से प्रिवेंट करता है हीमोस्टेसिस। उसके बाद हीमोस्टेसिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। जो हीमोस्टेसिस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनिंग किसमें, होम्योस्टेसिस में, किसमें, होम्योस्टेसिस में। ठीक है, एंड इट कंसिस्टेंस ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। अब हीमोस्टेसिस के अंतर्गत तीन कंपोनेंट आते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका वेसोकंस्ट्रक्शन, दूसरा है प्लेट एग्रीगेशन और तीसरा है कोगुलेशन। अब तीनों को एक एक करके नंबर बाय नंबर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा वेसोकंस्ट्रक्शन।
अगर वैसो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम बात करें तो रिजल्ट्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द बेसल वॉल, यानी ये वैसो कंस्ट्रक्शन क्या है, वैसो कंस्ट्रक्शन स्मूथ मसल्स का कंस्ट्रक्शन है। ए रिएक्शन कॉल्ड वेस्कुलर स्पास्म, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, वेस्कुलर स्पास्म या वाहिनियों की ऐंठन। स्पास्म का मतलब होता है ऐंठन, क्या होता है, ऐंठन। कंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो कंस्ट्रक्शन होता है वो स्मॉल ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ब्लॉक, थस प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लो थ्रू देम, उनसे प्रिवेंट क्यों करता है, क्योंकि जो उनका ब्लड फ्लो है उनसे प्रिवेंट कर सके। द एक्शंस ऑफ द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम इज टू कॉज, अब जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का कॉज होता है या एक्शन होता है वो क्या कॉज करता है, वेसो कंस्ट्रक्शन विच रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो फॉर सेवरल मिनट्स और सेवरल हॉर्स, कई मिनट से लेकर कई घंटों तक ये ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है, वेसो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्लेटलेट्स रिलीज थ्रोम्बोजिन विच बिलोंग टू द लिपिड ग्रुप इज इकोसेनोइड्स, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो थ्रोम्बोजीन्स को रिलीज करती हैं जो कि ब्लड बिलोंग करता है कहाँ से, लिपिड ग्रुप ऑफ इकोसेनोइड्स से। थ्रोम्बोजीन्स आर वेसो कंस्ट्रक्शंस, जो थ्रोम्बोजीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेसो कंस्ट्रक्शंस होते हैं। एंड पोटेंट हाइपरटेंसिव एजेंट, और क्या है ये, हाइपरटेंसिव एजेंट है। दे फैसिलिटेट प्लेटलेट एग्रीगेशन, जो क्या करते हैं, जो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को फैसिलिटेट करते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो प्लेटलेट्स एडेयर टू द एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो अडेयर करती हैं, एक्सपोज करती हैं किसको, कोलेजन फाइबर्स को, कनेक्टिव टिश्यू से ऑफ द डैमेज्ड ब्लड वेसल्स, और क्या करती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डैमेज्ड ब्लड वेसल से ऐड करती हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स रिलीज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, थ्रोम्बोजिन एंड अदर केमिकल्स दैट मेक अदर प्लेटलेट्स इन द एरिया स्टिक, और जो थ्रोम्बोजिन और उनके अलावा अदर केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एरिया स्टिक करते हैं। एंड दे ऑल क्लम्प टुगेदर टू फॉर्म ए प्लेटलेट्स प्लग, और क्लम्प के द्वारा क्या करते हैं, एक साथ मिलकर एक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करते हैं। प्लेटलेट्स प्लग्स आर वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस, और जो प्लेटलेट्स प्लग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस के लिए। इन स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो स्मॉल ब्लड वेसल से आपका जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड लॉस होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आपके प्लेटलेट्स प्लग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड विद इन फाइब्रिन थ्रीड्स फॉर्म लाइट प्लग्स, किसके द्वारा, टाइट प्लग्स के द्वारा, लाइट नहीं टाइट प्लग्स के द्वारा फाइब्रिन थ्रीड्स बना के जो आपका स्मॉल ब्लड वेसल से आपका जो ब्लड फ्लो होता है उसको प्रिवेंट करने में जो आपका प्लेटलेट्स प्लग होते हैं वो हेल्प करते हैं। अगला टॉपिक आता है आपका कोगुलेशन, क्या आता है, कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, जो ब्लड कोगुलेशन है वो आपका इम्पोर्टेंट प्रोसेस है किसको मेंटेन करने में, होम्योस्टेसिस में। इफ ब्लड वेसल्स डैमेज इज सो एक्सटेंसिव दैट प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, अगर आपका ब्लड जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं तो एक्सटेंसिव होते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड वेसो कंस्ट्रक्शन कैन नॉट स्टॉप द ब्लीडिंग, और जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है, वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। तब क्या होता है, द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन, यानी ब्लड क्लॉटिंग। फिर क्या होती है कि अगली प्रोसेस स्टार्ट होती है आपकी कोगुलेशन, जिसे बोलते हैं सिंपल भाषा में ब्लड क्लॉटिंग। तो विल बिगेन टू टेक प्लेस विद द एड ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स, अब ये किसके द्वारा होती है, तो क्लोटिंग फैक्टर्स के द्वारा। कोगुलेशन फैक्टर्स आर ए ग्रुप ऑफ पोटेंशियल एसेंशियल फॉर क्लोटिंग, अब ये कोगुलेशन फैक्टर्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपको एसेंशियल होते हैं क्लोटिंग के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर, जितने भी
क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो कहाँ सिंथेसाइड किए जाते हैं, लीवर पर। कहाँ पर किए जाते हैं, लीवर पर। एंड सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आवर डाइट, और कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स हमें डाइट से मिलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोटिंग फैक्टर कहाँ सिंथेसाइड होते हैं, लीवर में। कहाँ पर होते हैं, लीवर में। अब इन क्लोटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। और बात करें इन क्लोटिंग फैक्टर्स की, तो इनमें सबसे पहला क्लोटिंग फैक्टर आता है आपका फाइब्रिनोजन। कौन सा, फाइब्रिनोजन, फैक्टर नंबर फर्स्ट। दूसरा क्लोटिंग फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद आपका पांचवा क्लोटिंग फैक्टर होता है प्रो एसिलेरिन या लेवाइल फैक्टर। कौन सा, प्रो एसिलेरिन या लेवाइल फैक्टर। सातवां फैक्टर है आपका प्रो कन्वर्टिन। कौन सा, प्रो कन्वर्टिन। उसके बाद है आपका अगला फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक, यानी आठवां एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। नवा फैक्टर आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। 10वां फैक्टर है आपका थ्रोम्बोकाइनेज स्टुअर्ट पावर फैक्टर, थ्रोम्बोकाइनेज या स्टुअर्ट पावर फैक्टर। 11वां फैक्टर है आपका एंटी हीमोफिलिक सी। कौन सा, एंटी हीमोफिलिक सी, जिसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, यानी पीटीए। उसके बाद 12वां फैक्टर आपका हैगमैन फैक्टर। और सबसे लास्ट फैक्टर है आपका फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। देखो, इन क्लोटिंग फैक्टर्स को ट्रिक के साथ याद करने की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इन सभी क्लोटिंग फैक्टर्स को एक ही वीडियो में एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लोटिंग फैक्टर को याद करने वाली, ट्रिक के साथ याद करने वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से याद कर लेना। अगर हम बात करें सिंप्लीफाइड क्लोटिंग स्टेज, यानी जो क्लोटिंग की स्टेज होती है उनकी बात करें, तो सबसे पहली स्टेज आती है आपकी कौन सी, थ्रोम्बोप्लास्टिनोइज, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन इज एन एंजाइम रिलीड बाय द ब्लड प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन एंजाइम है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, सबसे पहले तो रिलीज किया जाएगा एंजाइम किसके द्वारा, ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा। अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम है वो कंबाइंस विद एंटी हीमोफिलिक फैक्टर टू कन्वर्ट। अब ये किसके साथ कंबाइन होगा, यानी ऐड जुड़ेगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के साथ, और टू कन्वर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन। और इसमें जो थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन प्रोटीन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन इनटू थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन प्रोटीन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी थ्रोम्बोप्लास्टिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन में, ठीक है। दूसरा स्टेप आता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन कंबाइंस विद कैल्शियम। अब जो आपकी थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम या प्रोटीन है वो किसके साथ कंबाइन होगा, कैल्शियम आयन के साथ। किसके साथ, कैल्शियम आयन के साथ। टू कन्वर्ट द इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। और ये कनेक्ट होकर किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। जो इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में। किसमें कर देता है, एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन में। उसके बाद क्या होगा, थ्रोम्बिन एक्ट एज ए कैटलिस्ट। अब जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है, एक्टिव थ्रोम्बिन प्रोटीन है, वो किसका वर्क करेगी, एज ए कैटलिस्ट की तरह। किसकी तरह, एज ए कैटलिस्ट की तरह। और कन्वर्ट टू द सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन इनटू इनसोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिन। और जो आपकी सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन होती है इसको कन्वर्ट करता है किसमें, इनसोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिन के अंदर। कौन, थ्रोम्बिन। अगला स्टेप है आपका द फाइब्रिन थ्रीड्स ट्रैप ब्लड सेल्स टू फॉर्म ए क्लॉट। फिर फाइब्रिन क्या करता है, जो ब्लड सेल्स होती हैं उनका एक ट्रैप बनाता है, जाल बनाता है क्लॉट के लिए। और लास्ट स्टेप आता है वंस वंस द क्लॉट इज फॉर्म्ड द हीलिंग ऑफ द डैमेज ब्लड वेसल्स टेक प्लेस। जो आपका क्लॉट होता है वो एक बार बन जाता है और हीलिंग हो जाती है, विच रिस्टोर्स द इंटेग्रिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स। और इसके द्वारा क्या हो जाती है, आपकी जो ब्लड वेसल्स की इंटेग्रिटी है वो क्या हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है। अब इसके दो पाथवे हो सकते हैं आपके, कितने, दो पाथवे। तो टू पाथवेज वर आइडेंटिफाइड इन ट्रिगरिंग ए ब्लड क्लॉट। अब ब्लड क्लॉटिंग के लिए दो पाथवे हो सकते हैं, एक तो आपका इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सटेंसिक पाथवे। द एक्सटेंसिक पाथवे इज रैपिड क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेटेड। जो एक्सटेंसिक पाथवे होता है वो आपका रैपिड क्लॉटिंग सिस्टम होता है। अब एक्टिव का होता है एक्टिवेटेड व्हेन द ब्लड वेसल्स आर रप्चर्ड। जो आपकी ब्लड वेसल होती है वो रप्चर हो जाती है, कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, तब आपका एक्सटेंसिक पाथवे क्या होता है, आपका एक्टिवेट होता है। क्या होता है, एक्टिवेट होता है। जो आपका
एक्सटेंसिव पाथवे है वो कब आपका एक्टिवेट होगा, तो या तो आपकी कोई ब्लड सेल रप्चर हो जाए या फिर कोई टिश्यू डैमेज हो जाए, तो आपका जो एक्सटेंसिव पाथवे है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। उसके बाद इंटेंसिव पाथवे इज स्लोअर देन द एक्सटेंसिव पाथवे एंड इज एक्टिवेटेड व्हेन इनर वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स आर डैमेज्ड। अब इंटेंसिव पाथवे कब एक्टिवेटेड होगा, जब जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी इनर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, तब आपका जो इंटेंसिव पाथवे है वो आपका डैमेज होता है, वो एक्टिवेटेड होता है। अब देखो हम दोनों की बात करते हैं, एक साइड है तो आपका एक्सटेंसिव पाथवे, दूसरी साइड है आपका इंटेंसिव पाथवे। अगर एक्सटेंसिव पाथवे की बात करें तो एक्सटेंसिव पाथवे कब एक्टिवेट होगा, तब आपका या तो कोई टिश्यू डैमेज हो या फिर आपका कोई ब्लड वेसल्स रप्चर हो, ठीक है। लेकिन जो आपका इंटेंसिव पाथवे है वो कब एक्टिवेटेड होगा, तो आपकी जो ब्लड सेल्स है उनकी इनर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं तब। अब जैसे ही आपके टिश्यू डैमेज हुआ तो आपका सातवां फैक्टर, अब सातवां फैक्टर कौन सा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ से सातवां फैक्टर था आपका कौन सा, ये प्रो कन्वर्टिन। कौन सा, प्रो कन्वर्टिन। ये कन्वर्टिन किस में चेंज हो जाएगा, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन किस में चेंज हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिनोजन थ्रोम्बोप्लास्टिन में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन में, जो सातवां फैक्टर है, ठीक है। यानी ए का मतलब यहाँ पर एक्टिव से है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब ये काम करेगा एक कैटलिस्ट की तरह। अब कैटलिस्ट की तरह काम करेगा तो ये क्या कर देगा, आपका जो आपकी थ्रोम्बोकाइनेज स्टुअर्ट पावर फैक्टर को चेंज कर देता है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में। किस में कर देता है, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में। अब इनएक्टिव फॉर्म है आपकी, जो इनएक्टिव फॉर्म चेंज हुई थी एक्टिव फॉर्म में, अब ये एक कैटलिस्ट का वर्क करेगी और एक कैटलिस्ट का वर्क करेगी, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, जो आपकी प्रोथ्रोम्बिन होती है वो किस में तो चेंज हो जाती है, एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन में। किस में चेंज हो जाती है, एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन में। अब देखो इंटेंसिव पाथवे का क्या हुआ, जो आपका 12 जो आपका फैक्टर था, 12 नंबर का फैक्टर था, 12 नंबर का फैक्टर हेगमैन फैक्टर, यानी तीसरे स्टेप में क्या हो रहा था कि थ्रोम्बिन अब तो ये वर्क कर रहा था कैटलिस्ट की तरह। अब ये क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजन है 12 नंबर फैक्टर यानी हेगमैन फैक्टर है ना, इसके अब अपने हेगमैन फैक्टर जैसे ही आपकी जो ब्लड वेसल्स की इनर वॉल है वो डैमेज होगी, हेगमैन फैक्टर अपनी इनएक्टिवेट फॉर्म से किस में आ जाएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में। अब ये एक क्या काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा, और जैसे ही कैटलिस्ट का काम करेगा 11th नंबर फैक्टर। अब 11th नंबर फैक्टर कौन सा था आपका, 11th नंबर फैक्टर था आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, या इसे बोलते हैं हम पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ये अपने चेंज हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में। किस में चेंज हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में। अब 11th ए फैक्टर काम करेगा 9th वाले फैक्टर के लिए, किसके लिए, 9th फैक्टर के लिए, इसको किस में चेंज कर देगा, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में। अब ये 9th फैक्टर चेंज हुआ था आपका, जो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चेंज हुआ था। अब ये किसके लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा था, 10th नंबर फैक्टर को इनएक्टिवेट फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में। अब ये एक 10th नंबर का फैक्टर जो फैक्टर था वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया था, इसने किस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज किया था। अब जो आपकी थ्रोम्बिन थी किसको चेंज कर रही थी, फैक्टर नंबर 13 को उसकी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में, और जो थ्रोम्बिन थी आपकी उसी ने किसके लिए कैटलिस्ट का काम किया, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज किया, और फाइब्रिनोजन ने क्या बनाया, ब्लड क्लॉट किया, क्या किया, ब्लड क्लॉट किया, ठीक है। ये यहाँ पर इसके एक्सटेंसिव पाथवे और इंटेंसिव पाथवे थे, और ये यहाँ पर इसके स्टेप्स थे ब्लड क्लॉटिंग के। तो ये आपका कंप्लीट होता है ब्लड वाला टॉपिक। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आप कमेंट करके बताएं कि इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद या क्या किया जाए, या तो ब्लड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएं आपको, या फिर कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया जाए, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। थैंक यू।